हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल क्लासेस। आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर लॉ स्प्रिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, लॉ स्प्रिंग ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये एक कलेक्शन थी किसकी? एनीस जंग की। एनीस जंग ने यहाँ पर छोटे बच्चों के बारे में लिखा था, उनकी स्टोरीज के बारे में लिखा था, जिसका एक कलेक्शन बनाया था उन्होंने, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी के अंदर से ये चैप्टर लिया गया है, लॉ स्प्रिंग। सबसे पहले हम एनीस जंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एनीस जंग वॉज बोर्न इन रुकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। रुकेला के अंदर इनका बर्थ हुआ था और हैदराबाद के अंदर इन्होंने अपना चाइल्डहुड और अपना एडोलसेंस स्पेंड किया था। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? हैदराबाद से ली थी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों राइटर्स ही थे। एनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। उन्होंने एनीस जंग ने अपना करियर राइटर के तौर पर इंडिया में शुरू किया था। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर। और वो एक एडिटर भी थी और एक कॉलमिस्ट थी फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स की, इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। और उन्होंने अपनी बहुत सी बुक्स लिखी है। द फ्लोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉ स्प्रिंग। और ये जो चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, ये उसकी बुक से लिया गया है जिसका नाम क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पर उसने भयानक गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण किया है। विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। जिन्होंने इन बच्चों को शोषण से भरे जीवन की ओर धकेल दिया है। कंडेम का मतलब होता है धकेलना, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो बच्चों की स्टोरी के बारे में बताया है। सबसे पहले तो एक साहिब नाम के बच्चे की स्टोरी है जो कि रैग पिकिंग का काम करता है, कचरा बिनने का काम करता है। और यहाँ पर दूसरा बच्चा जिसका नाम है मुकेश। इस स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के अंदर बहुत सी स्टोरीज लिखी गई थी अलग अलग बच्चों के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हम दो स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टोरी तो है साहिब नाम के बच्चे की और सेकंड स्टोरी है मुकेश नाम के बच्चे की। तो टुडे वी विल रीड द फर्स्ट स्टोरी ऑफ साहिब। साहिब की स्टोरी पढ़ेंगे हम। सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? मैं ये काम क्यों करता हूँ? तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब। मैंने साहिब से पूछा। हु आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ। स्क्राउजिंग का मतलब होता है खोजबीन करते हुए। और वो प्रत्येक सुबह मुझे कैसे क्या करते हुए मिलता है? खोजबीन करते हुए। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। कचरे के ढेर में से गोल्ड को ढूंढते हुए, गोल्ड की खोजबीन करते हुए वो मुझे मिलता है। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे ही पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने बहुत साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है साहिब के बारे में। सेड अमीज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। वो पहले कहाँ रहते थे? ढाका के हरे भरे खेतों के बीच रहते थे। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और जो उसका घर है वो उसकी डिस्टेंट दूर की मेमोरी में भी नहीं है। मतलब अब वो उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे अपने घर को छोड़े बहुत साल बीत चुके हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, क्योंकि वहां बहुत तूफान आए थे। डेट स्वेप्ड अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो कि उनके घरों को और खेतों को अपने साथ बहाकर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, और उसकी माँ ने उसे ये सब कुछ बताया है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने वो ढाका के हरे भरे खेतों को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहरों में गोल्ड की तलाश में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अब रहते हैं। यहाँ पर गोल्ड रियलिटी में सोने की बात नहीं की गई। यहाँ पर जो कचरे के ढेर में उन्हें 1 रुपए या 2 रुपए का जो सिक्का मिलता था या 10 रुपए का जो नोट मिलता था, वही उनके लिए गोल्ड के जैसा था। इसीलिए उनसे बोला है कि बड़े शहरों में वो गोल्ड की तलाश करने के लिए आ गए, जहां वो आज रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूसरी साइड देखते हुए। यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है जो कि एनीस जंग ने उससे पूछा। क्या पूछा था? वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये काम क्यों करते हो? तो यहाँ पर साहिब नाम का बच्चा जवाब दे रहा है
कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है, और उसने दूसरी तरफ देखते हुए आंसर दिया, उसकी तरफ नहीं देखा। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने लापरवाही से उसे एक बात बोल दी, गो टू स्कूल, कि स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझे उसी क्षण ये एहसास हो गया कि मेरी जो एडवाइस थी, होलो का मतलब होता है अर्थहीन या बेकार, कितनी बेकार थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं था। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यहाँ पर साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो एक स्कूल बना देंगे तब मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, क्या मैं एक स्कूल स्टार्ट करूंगी तो तुम आओगे? आई आस हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा मजाक में बोला। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, तो उसने बड़ी सी स्माइल के साथ मुझे कहा कि हाँ मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए आते देखा। इज योर स्कूल रेडी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो मैंने उसे जवाब दिया कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। आई से एम्बेरेस एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मैं उसे इस तरह का एक प्रॉमिस कर रही हूँ जिसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब मैं इस प्रॉमिस को पूरा करने वाली नहीं हूँ, मुझे कोई भी स्कूल नहीं बनाना था। यहाँ पे आई जो वर्ड है वो एनीस जंग के लिए यूज हुआ है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, और लेकिन मेरे तरह के प्रॉमिस उसके अंधेरे संसार के अंदर हर कॉर्नर में भरे हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उसे जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने जोर से अनाउंस किया कि मेरा नाम क्या है? साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वह नहीं जानता था कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर वो जानता होता कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि संसार का मालिक या संसार के भगवान, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बहुत समय लग जाता अपने ही नाम के मतलब पर विश्वास करते हुए। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, और वो अपने नाम के अपने नाम से कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज से बिल्कुल अनअवेयर था। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो उन गलियों के अंदर घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी और बेयरफुट, और ये उनकी एक आर्मी थी। आर्मी का मतलब एक ग्रुप था जो कि नंगे पैर घूमता था। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, जो सुबह सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दोपहर के समय में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैड कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, जैसे जैसे महीने बीतते गए मैं उनमें से प्रत्येक बच्चे को पहचानने लग गई थी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने उनसे पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ उसे शेल्फ से उतार कर ही नहीं देती। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली मेरी बात का जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड अनदर, और दूसरा बच्चा बोला कि अगर माँ उसकी चप्पल उतार के दे भी देगी तो भी वो उस चप्पलों को फेंक देगा। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जिसने शूज तो पहन रखे थे लेकिन दोनों अलग अलग शूज पहन रखे थे, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे। वैन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उनके शूज के ऊपर कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने पैरों को इधर उधर सरकाने लगा और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, और तभी तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे भी शूज चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भी एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरी कंट्री में घूमते हुए मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज में, ऑन विलेज रोड, गांवों की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच एक ट्रेडिशन है कि उन्हें क्या रहना पड़ेगा, नंगे पैर ही रहना पड़ेगा। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है ये जानकर कि ये सिर्फ उनका एक एक्सक्यूज था ताकि वो अपनी लगातार बनी हुई गरीबी को छुपा सके। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, और मुझे एक स्टोरी अच्छे से याद है जो कि उदीपी के एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय
ही वुड गो टू स्कूल। जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और वो एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहां पर उसी के पिता क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो कुछ समय के लिए उस टेम्पल पर रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद मैं उसके टाउन में गई और उसी टेम्पल में गई जहां वो प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ। जब 30 साल बाद मैं वहां पर गई तो वहां का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल उजाड़, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उजाड़ या खालीपन। वहां पर सब कुछ उजाड़ हो चुका था, मतलब सब कुछ खाली था। वहां लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, और उसी मंदिर के पीछे बैक साइड के अंदर एक नया पुजारी आ गया था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। वियरिंग सॉक्स पहनी थी एंड शूज पहने थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग, और वो वहां पर हाँफते हुए आया और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर जाकर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बॉय को देखते हुए, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, और मुझे उस लड़के को देखकर उस बच्चे की याद आ गई जिसने इस माता के सामने प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि आखिर में उसे एक जोड़ी जूते मिल ही गए। मतलब जो बच्चा डेली आकर वहां पर भगवान के सामने प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते की दे दो, अ पेयर ऑफ शूज दे दो, लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि एक पुजारी के बच्चे के पास भी क्या आ गए हैं, शूज आ गए हैं। मतलब कि माता ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। लेट मी नेवर लूज दैम, अब वह इन जूतों को कभी भी नहीं खोएगा, मुझे इन जूतों को कभी भी नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो माता है उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब जो पुजारी के छोटे बच्चे थे वो भी क्या पहनते थे, शूज पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन अभी भी मेरे पड़ोस के अंदर रहने वाले रैग पिकर्स कैसे रहते हैं, शूजलेस, नंगे पैर रहते हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, जो मेरी इन रैग पिकर्स के साथ जान पहचान थी। एक्विटेंस का मतलब क्या होता है, जान पहचान, कि जो इन रैग पिकर्स के साथ में मेरी जान पहचान थी, जो हमेशा नंगे पैर रहते थे, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे कहाँ ले जाती है, सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो कि दिल्ली के किनारे बसा है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन रियलिटी में दिल्ली से बहुत दूर है। मेटाफोरिकली मतलब दिल्ली के किनारे सिर्फ बोला गया है कि ये दिल्ली के किनारे बसा हुआ है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये दिल्ली से बिल्कुल अलग है और दिल्ली दिल्ली से बहुत दूर है। माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, जो इन नंगे पैर वाले रैग पिकर्स के साथ मेरी जो जान पहचान थी वो मुझे कहाँ ले जाती है, सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो कि दिल्ली के किनारे बसा था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन रियलिटी में इससे बहुत दूर। मेटाफोरिकली मतलब यहाँ उपमा देते हुए बोला है कि ये जो सीमापुरी है वो दिल्ली के किनारे तो बसा हुआ है लेकिन दिल्ली से बिल्कुल अलग है। मतलब दिल्ली जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स का मतलब होता है जो कि एक जगह पर कब्जा कर रह रहे होते हैं किसी स्थान पर। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो क्या है, स्क्वैटर्स हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए हैं। बैक इन 1971, 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की भी फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज एन वाइडरनेस, सीमापुरी एक बहुत ही बड़ा स्थान है। इट स्टिल इज, और आज भी वो बहुत बड़ा स्थान है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहां पर जो घर बने हैं वो किससे बने हैं, मड से। मड मतलब मिट्टी से बने हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपाल, और जो उसकी रूफ्स हैं, जो उनकी छतें हैं वो टिन और तरपाल से बनी हैं। डिवोइड ऑफ सेवेज, जहां पर गंदे पानी के निकासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड पानी का निकासन होता है, ना तो उसकी व्यवस्था है। और रनिंग वाटर, ना ही पानी के निकलने की कोई व्यवस्था है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और वहां पर कितने, 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, और वहां पर वो 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी,
बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स बिना कोई परमिशन के, बट विद राशन कार्ड लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। डैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन जिसके कारण वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी क्योंकि जो खाना होता है वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी पहचान से। इट At the end of the day, we can feed our families and go to bed without an aching stomach. We would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in a tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एनीस जंग है वो एक वुमेन्स के ग्रुप से पूछ रही है जो कि टैटर साड़ी में है। टैटर मतलब फटी पुरानी जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है कि तुमने अपने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया, अपने ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ दिया। तो वो जवाब दे रही है इस बात का, इट एट द एंड ऑफ द डे वी इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम दिन के अंत तक अपनी फैमिलीज को फीड कर सकते हैं एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टोमक, और बेड पर बिना पेट दर्द के जा सकते हैं, मतलब भूख से अगर हमारा पेट दर्द नहीं हो रहा है, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहाँ उन हरे भरे खेतों की तुलना में जो कि हमें अनाज भी नहीं देते। मतलब एनीस जंग ने यहाँ पर वहाँ पे वुमेन्स के ग्रुप से क्वेश्चन किया कि आप अपने ढाका के हरे भरे खेतों को और इतने सुंदर स्थान को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि कम से कम यहाँ रहने से हमें खाने के लिए खाना तो मिल रहा है और वहाँ जो खेत थे वो हमें अनाज भी नहीं देते थे, इसीलिए हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। Wherever they find food, they pitch their tents and that become transit home. और जहाँ कहीं भी उन्हें अपना खाना मिलता है, मतलब जहाँ कहीं भी उन्हें कचरा मिलता है, जहाँ जहाँ से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, वहीं वो अपने टेंट्स को गाड़ लेते हैं। That become transit home और वही उनका ट्रांजिट होम बन जाता है। ट्रांजिट होम होता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लाइक टेंट वगैरह। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं के अंदर बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी हमारे सर्वाइवल के अंदर हमारे पार्टनर बन जाते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कचरा बिनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और जैसे जैसे साल बीतते हैं ये भी एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जन करना, किसी चीज को सीख लेना। प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये बच्चे भी हमारी इस फाइन आर्ट को सीख लेते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड के समान है, मतलब सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और वही उनकी डेली ब्रेड है, मतलब गार्बेज से ही उन्हें डेली की रोटी मिलती है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके छत पर इसी गार्बेज के कारण ही छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, जबकि वो एक लीकिंग रूफ है, मतलब जिससे पानी टपक रहा है, लेकिन एटलीस्ट उनके सिर के ऊपर छत है, जस्ट बिकॉज ऑफ गार्बेज। फॉर बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इसका मतलब कुछ और है, इससे कुछ ज्यादा। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 रुपए का एक नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और इसकी आंखें चमक उठती है, मतलब वो ये बात बोल रहा है कि गार्बेज में से कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, और ये बात बोलकर उसे इतनी खुशी होती है कि उसकी आंखों में उसकी चमक साफ दिखाई देती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप एक कचरे के ढेर में से एक सिल्वर कॉइन ढूंढ लेते हैं, मतलब एक चांदी का सिक्का ढूंढ लेते हैं, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप अपनी छानबीन को रोक नहीं सकते। यहाँ पर सिल्वर कॉइन को बोला गया है, मतलब 1 रुपए या 2 रुपए के जो सिक्का होता है उसे ही बोला गया है सिल्वर कॉइन, कि जब एक या 2 रुपए का सिक्का मिल जाता है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते कि आप उसी कचरे के ढेर में से और सिक्के ढूंढने के लिए मतलब कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहेंगे। फॉर देर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि हमारे अंदर एक आशा आ जाती है कि हमें इसमें से और भी कुछ मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा दिखाई देता है कि जो कचरे का बच्चों के लिए मतलब है वो उनके पेरेंट्स के मतलब से बिल्कुल अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए जो ये कचरा है वो क्या है, किसके अंदर लिपटा हुआ एक वंडर, मतलब आश्चर्य के अंदर लिपटी हुई एक चीज है।
फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए कचरे का मतलब है सर्वाइव करना, क्योंकि कचरे के बिना उन्हें खाना भी नहीं मिल सकता। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन मैंने सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को देखा। हमारे ही पड़ोस के अंदर एक क्लब बना था जिसकी फेंस पर, फेंस गेट होता है जिससे अंदर एंट्री कर नहीं सकता बंदा, तो जो साहिब था वो उस फेंस गेट के बाहर खड़ा था। सर्दियों का मौसम था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो बाहर खड़े होकर दो युवा व्यक्तियों को देख रहा था जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे भी ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो अंदर ही अंदर गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट, और लगातार उस गेम को देखता है। मतलब टेनिस गेम साहिब को भी बहुत पसंद था। इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उस फेंस के पीछे खड़ा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, मैं भी अंदर चला जाता हूँ जब आसपास कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो ये गेट कीपर है वो मुझे झूले झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज दिस कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस के ही शूज पहने हुए थे, लेकिन वो उसकी डिसकलर शर्ट, मतलब रंग उड़ी हुई शर्ट और उसके शॉर्ट्स के ऊपर बहुत ही अजीब दिखाई दे रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उस वह अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है। मतलब वो ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये जूते मैंने चोरी नहीं की, ये शूज मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये जो शूज हैं, डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्यागे हुए हैं, वो किसी अमीर बच्चे के द्वारा त्यागे हुए शूज हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद इन जूतों को पहनने के लिए इनकार कर दिया हो। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों शूज में से एक शूज के अंदर क्या था, होल था। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन वो जो होल था वो साहिब को परेशान नहीं कर रहा था। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, क्योंकि एक व्यक्ति जो नंगे पैर घूमता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो ऐसे जूते मिल जाना जो कि होल, जिसके अंदर होल है, वो शूज भी उसके लिए कैसे होंगे, जैसे कि उसका कोई सपना पूरा हो गया है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, उस सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर था। ही इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की केतली थी। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं उस टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो कि उस रोड के नीचे की ओर जाकर है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूर की ओर इशारा करते हुए बोलता है। आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे वहां पर 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई व्हील्स, और मेरे को तीनों समय का खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा क्या उसे उसकी जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने देखा उसका चेहरा हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से जो केयर फ्री लुक था वो खत्म हो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो उसका स्टील कैनिस्टर था उसके प्लास्टिक बैग से ज्यादा हैवी दिखाई दे रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिस प्लास्टिक बैग को वो आसानी से अपने शोल्डर के ऊपर कैरी किया करता था। द बैग वॉज हिज, बिकॉज, क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है वो उस व्यक्ति का है जिसकी वो टी शॉप है, मतलब टी शॉप के ओनर का है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा, मतलब साहिब अब किसी और के लिए काम करने लग गया है। तो साहिब जो प्लास्टिक बैग वो पहले कैरी, मतलब साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। जो प्लास्टिक बैग वो पहले कैरी किया करता था वो उसका खुद का था, इसीलिए वो उसे बर्डन नहीं देता था, लेकिन आज वो किसी और के लिए काम कर रहा है, उसका मालिक कोई और बन चुका है, तो उसको वो स्टील कैनिस्टर अपने प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी लग रहा है। यहाँ पर साहिब नाम के बच्चे की कहानी खत्म होती है इस चैप्टर की, और in the next video we will read the next story of मुकेश of this Lost Spring chapter। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।